हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग बेटा आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम ये आपका डिफाइन करते हैं बेसिकली कि हमें अपने रिसोर्स को कैसे प्लान करना है, उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेवलपमेंट करना है। तो इसके लिए बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे रिसोर्स कहाँ अवेलेबल हैं और कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, कौन से अवेलेबल हैं, कहाँ अवेलेबल हैं, जब हम उनका आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, ठीक है, तभी हम उसके लिए कोई भी प्लानिंग सेटअप कर सकते हैं। तो उसका आइडेंटिफिकेशन हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लॉटिंग करनी पड़ती है, मैपिंग करनी पड़ती है, सर्वेइंग करनी पड़ती है, फिर उसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं, यानी कि ये सारा हमारा एस्टिमेशन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपकी क्या होती है, जब हमने एक बार वो फाइंड आउट कर लिया, उसका आइडेंटिफिकेशन वगैरह कर लिया, तब हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या जो हमें रिसोर्सेज चाहिए उसकी जो टेक्निक है वो टेक्निक हमारे पास है या नहीं, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्निक है या नहीं, क्या हमारे पास वो स्किल है या नहीं, इंस्टीट्यूशनल हमने सेटअप करे हैं या नहीं। अगर मान लो मुझे आयरन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने आयरन एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या उस आयरन को यूज़ करने के लिए हमने इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं या नहीं। ये बेसिकली सारे आपके इश्यूज में आ जाते हैं। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप बेसिकली आपका इस चीज़ पे आके रुकता है कि हमने जो अपना पूरा रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस बनाया है या जो डेवलपमेंट आइडिया बनाया है वो आपका पूरे जो इंडिया का डेवलपमेंट आइडिया है उससे वो मैच करना चाहिए। ठीक है, ये सारे आपके रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप होते हैं, या आप कम समझ लें कि ये हमारे सारे फॉलोइंग स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए। इंडिया ने स्टार्टिंग से ही इसके लिए बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था आपका 1947 में, तो उसके बाद से ही जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1951। ठीक है बेटा, ये डेट बहुत याद रखना जरूरी है। 1 अप्रैल 1951 में जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, तो तब से हमारा जो इंडिया है वो इस चीज़ को लगातार कोऑपरेट कर रहा है कि कैसे रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए। अब हुआ क्या, रिसोर्स प्लानिंग के लिए अगर हम बेसिकली बात करें एक ऐसे एरिया की जहाँ पे रिसोर्स तो बहुत अवेलेबल है लेकिन वहाँ पे टेक्निक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो रिसोर्सेज का वहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस अवेलेबिलिटी होने के बाद भी टेक्निक ना अवेलेबल होने के कारण उस एरिया का जो डेवलपमेंट है वो हिंडर हो जाएगा, इट मीन्स वो रुक जाएगा। और कुछ एरिया आपके ऐसे हैं जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है लेकिन वो आपके क्या है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली वो आपके काफ़ी स्ट्रांग है। तो दोनों एक आपके यहाँ दोनों सिचुएशन में एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। तो उस जो हमारी जो सिचुएशन लैक हो रही है हमें यहाँ उसी की फिजिबिलिटी यहाँ अवेल करानी है कि अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हम इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है तो उसे इकोनॉमिकली फिजिबल बनाए, और अगर हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो हम उसे अवेल कराएं। ठीक है, तो ये था। और इसका आपने एक रेफरेंस भी पढ़ा होगा क्या, इंडिया में अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो हमारे यहाँ जो इंडिया में ना कॉलोनिज्म के टाइम से ही जब हमारी इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था तो वो हमेशा से एक अट्रैक्शन रहा है इन्वेडर्स का। क्यों, बेसिक सा रीजन इसका यही था कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे लेकिन हमारे पास अपनी टेक्निक तो थी नहीं, हम रिसोर्सेज कैसे डेवलप करते। तो जो आपकी और यूरोपियन कंट्रीज थी बेसिकली, ठीक है, या फिर आपका इंग्लैंड वगैरह की हम बात करें, तो उन्होंने उनके यहाँ टेक्निकल सेटअप बहुत अच्छा था, उनके लिए बहुत इजी, लेकिन वो उनके यहाँ क्या थी, डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स थी। और हमारे यहाँ क्या था, रिसोर्सेज तो अबंडेंस थे लेकिन हमारे यहाँ टेक्निकल सेटअप नहीं था। तो उनके लिए बहुत इजी था हमारे यहाँ पे इन मतलब एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रखना। वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स को लेके जाते थे, वहाँ टेक्निकल सेटअप अच्छा होने की वजह से उन रिसोर्सेज को वहाँ डेवलप करके और आप ही को सेल करते थे और बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट भी कमाते थे। तो बेसिकली इसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो हमारे पास टेक्निक भी होनी चाहिए, नहीं तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो आपका वहीं रुक जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग इंडिया ने ये सारी फेजेस अपने कॉलोनियल पीरियड के दौरान आप फेस की हैं, यानी कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे जब इंडिया को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो कैसे उन्होंने टेक्निकल सेटअप किया। इंडिया ने ये सारी प्रॉब्लम्स अपने कॉलोनियल पीरियड के दौरान फेस की जो इंडिया के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब बात आती है आपका नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज का जो कंजर्वेशन है वो मतलब इस टाइम पे आपका इतना क्यों ज़रूरी होता जा रहा है या वो पास से कैसे ज़रूरी रहा है। तो बेसिकली लोगों के इरेशनल यूज से या उसके ओवर कंजप्शन के कारण,
यानी कि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बिना सोचे समझे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इरेशनली यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हुआ है, सोशो इकोनॉमिक जो चेंजेस होते हैं आपकी इकोनॉमिक की ग्रोथ में, वो चीज़ें बहुत अफेक्ट कर रही हैं, जिससे हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। इस चीज़ को लेके हमारे जो पास्ट के फिलोसफर्स थे या आपके पास्ट के थिंकर्स थे, वो पास्ट से ही काफ़ी ज़्यादा आपके अफेक्ट करते आए हैं। जैसे कि आपके महात्मा गांधी जी का एक बहुत ज़्यादा आपकी फेमस स्टेटमेंट है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। यानी कि यहाँ हमारे इंडिया में सबकी ज़रूरत के लिए बहुत है, यानी कि जितने रिसोर्सेज लोगों को चाहिए, ठीक है, वो उनके लिए अवेलेबल है, लेकिन किसी की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ह्यूमन क्या होता है कि ह्यूमन की जो ग्रीड्स होती है ना, वो कभी भी शांत नहीं होती है, उसकी मतलब वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। उसकी एक वांट्स कंप्लीट होती है तो वो तभी फर्दर डिमांड्स करने लगता है, तो उसकी वांट्स कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इसलिए महात्मा गांधी जी ने ये बात कही कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड फॉर एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। यानी कि यहाँ सबकी ज़रूरत के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वैसे इसका बेसिकली मैं प्रॉपर हिंदी में बोलूँ तो ये है, हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, पर पेटी भरने के लिए नहीं। यानी कि हम अब हमारी ज़रूरत को तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी ग्रीड है, हमारा जो लालच है, हम उसको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उन्होंने बेसिकली जो आपके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन या रिसोर्सेज का जो डिप्लेशन का जो रीजन माना है ना, वो यही माना है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। यानी कि कुछ लोगों के ग्रीड्स के कारण या कुछ लोगों के पास ही रिसोर्स होने के कारण हमारे रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक। उसके बाद वो एक चीज़ के और अगेंस्ट थे, वो मास प्रोडक्शन के बहुत अगेंस्ट थे, कि यानी कि प्रोडक्शन उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बल्कि वो क्या चाहते थे कि प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो के आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेज होना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा लोग मिलके प्रोडक्शन करें, ना कि बहुत कम लोग मिलके बहुत ज़्यादा आपका प्रोडक्शन करें। डिफरेंस है बेटा। एक तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कौन कर सकता है, बेसिकली रिच आपके फार्मर्स ही कर सकते हैं। और यहाँ क्या है, प्रोडक्शन बाय मासेस, जब सब मिलके अपना अपना प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उनका एक बेसिक इंसेंटिव जो होता है ना, या बेसिक इंटरेस्ट जो होता है, वो अपनी सब्सिस्टेंस होता है, यानी कि हमें मिले पहले, हम उसको कंज्यूम कर लें। तो ये उनका बेसिक आपका कॉन्सेप्ट था। यानी कि यहाँ देखो, महात्मा गांधी जी की व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, अब तो आपके 10th में भी ज्योग्राफी में, मतलब किसी भी उसमें आपके सिविक्स में या कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है जिसको आपको एनालाइज करना है या जस्टिफाई करना है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना है इनकी सब कुछ, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के मैंने आपको 3 स्टेप बताए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट, एस्टिमेशन। फिर सेकंड आपका क्या था, टेक्निकल सेटअप। थर्ड क्या था, अपने प्लान को आपके जो गवर्नमेंट का प्लान है उससे मैच करना। फिर उसके बाद हमने बात करी क्या, इंडिया जो था वो भी आपका, इंडिया ने हमेशा से रिसोर्स प्लानिंग के लिए स्टेप लिए हैं। हमारे यहाँ कुछ रीजंस ऐसे हैं जहाँ अबंडेंस है रिसोर्सेज की, लेकिन वहाँ वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने की वजह से वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता। फिर हमने बात करी किस चीज़ की, कि इंडिया में जो कॉलोनिज्म था, मतलब इंडिया ने अपनी हर एक फेज को फेस किया है। कॉलोनिज्म के टाइम पे वो हमेशा से इन्वेडर्स का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत थे, लेकिन हमारे पास टेक्निकल सेटअप नहीं था। तो जो आपके टेक्निकल सेटअप ना होने की वजह से बेसिकली होता क्या था, जो आपके फॉरेनर्स थे वो यहाँ के अटैक करते थे, वो उन्होंने क्या किया, हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर इंडिया ने इस चीज़ को फेस किया और उन्होंने सारी अपनी कॉलोनाइज फेस के दौरान अपना धीरे धीरे डेवलपमेंट किया और टेक्निकल सेटअप भी किया। उसके बाद हमने बात करी किसकी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में क्या था कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन जो है वो हमेशा से आपका एक मेन व्यू रहा है आपके थिंकर्स का, जिसमें हमने महात्मा गांधी के 2 स्टेटमेंट की बात करी। पहला वही, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। और वो किसके अगेंस्ट थे, वो अगेंस्ट थे प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के। वो क्या चाहते थे, प्रोडक्शन बाय मासेस, यानी कि ज़्यादा लोग मिलके प्रोडक्शन करें, ना कि कुछ ही लोग मिलके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करें। अब हम बात करेंगे लैंड रिसोर्स की। लैंड क्या है आपका, लैंड भी आपका एक वाइटल रिसोर्स है जो आपकी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काम आता है। आप उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है, अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं और आप उस पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। सारी एक्टिविटीज़ ही आपकी लैंड पे डिपेंड करती है। और किसी भी देश के रिसोर्सेज में, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, किसी भी देश के रिसोर्स में डेवलपमेंट में उसके ह्यूमन रिसोर्सेज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। उनकी क्या क्वालिटी है, उनके अंदर कितनी स्किल है, तो इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ह्यूमन और देमसेल्व्स कंसिडर्ड एज रिसोर्स, ठीक है। तो हम लैंड रिसोर्स की बात करते हैं, तो लैंड भी आपकी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होने वाला एक वाइटल इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है।
तो इसके कंजर्वेशन की नीड भी आपकी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन अपनी ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए लगातार लैंड का एक्सप्लॉयटेशन करता जा रहा है और जो लैंड है उसका ओवर यूटिलाइजेशन करता जा रहा है। अब हमें पता है, मतलब अब हमारे यहाँ लैंड का कुछ डाटा दिया गया है। बेसिकली आपकी बुक में आप देख सकते हैं कि क्या क्या डाटा दिया गया है कि हमारी जो लैंड है उसका कितना परसेंटेज किस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली आपका 40% के लमसम जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड में इन्वॉल्व है, और फिर दूसरा आपका 43% और 30% और 27%। 43% आपका एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, आपका 33% आपका बेसिकली माउंटेन्स वगैरह एरिया में है, और आपका 27% आपका प्लेट्यू वाले रीजन्स में है। तो ये आपको 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए गए थे, एग्रीकल्चर लैंड के क्या आपके बेसिक यूनिक फीचर होते हैं, माउंटेन्स के क्या बेसिक यूनिक फीचर्स होते हैं, और आपके प्लेट्यू वाले रीजन के क्या बेसिक फीचर होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड होती है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ की जाती है, आपके एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है। एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है तो वहाँ आपका क्या होने लगता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा सेटअप होने लगती है, ठीक है। आपका अर्बनाइजेशन बढ़ता है उसी एरिया आसपास के एरिया में, फिर उससे और आपके जो माउंटेन्स वाले रीजन्स होते हैं, ठीक है, माउंटेन वाले रीजन से आपका क्या फ्लो ऑफ वाटर, पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर मिलता है आपको, वहाँ से आपको बहुत अच्छी वाटर कैपेबिलिटी फिजिबिलिटी मिलती है। उसके बाद हम बात करें किसकी, प्लेट्यू वाले रीजन्स की, तो प्लेट्यू वाले रीजन से हमें मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन अब हम ये सारे तो हमने पढ़ ली कि लैंड की बेसिकली क्या क्या रिसोर्सेज है। अब हमारी बात आती है लैंड यूटिलाइजेशन, हम उस लैंड को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली हम जो लैंड को यूटिलाइज करते हैं वो हमारे देखो मेन क्या क्या पर्पस है। पहला पर्पस है हमारा क्या, फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, जिसमें आपकी बैरन एंड वेस्ट लैंड आती है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, यानी कि ये सारे हमारे इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। फॉरेस्ट में हमारी लैंड इन्वॉल्व होती है। उसके बाद दूसरी बात है जो लैंड कल्टीवेशन में यूज नहीं होती। अब कौन सी लैंड आपकी कल्टीवेशन में यूज नहीं होती, वो लैंड या तो जो आपके किसी में बैरन और वेस्ट लैंड हो, यानी कि बैरन यानी कि बंजर, जिसमें आप एग्रीकल्चर ना कर सकते हो, ठीक है, और ना ही आप उसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में चेंज कर सकते हो। फिर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो जो लगी होती हैं आपकी, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड है आपके अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में देखो क्या आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है, फॉलो लैंड। फैलो लैंड क्या होती है, फैलो लैंड आपकी वो लैंड होती है जिसे बेसिकली हम 1-2 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो दोबारा से रिगेन हो जाए। यानी कि जो हम क्या कर रहे थे, अभी तक उस पर लगातार फार्मिंग कर रहे थे, अब क्या हुआ, हमें लगा कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस हो रही है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी को रीगेन करने के लिए हम उसको खाली छोड़ देते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसको प्रतिभूमि। तो बेसिकली वो होती है हमारी क्या, फैलो लैंड। और हमने उसको यहाँ इसलिए एक्सक्लूड किया, वो कल्टिवेटेबल है, अभी तो हमने खाली छोड़ी है तो इसलिए हमने उसको यहाँ एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ रखी गई है कौन कौन सी आपकी, परमानेंट पेस्चर एंड गेजर्स लैंड, यानी कि जहाँ पे आपके जो चरवाहे हैं वो अपने कैटल्स को ग्रेस कराते हैं। फिर दूसरा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, यानी कि जहाँ पे मिसलेनियस ट्री की जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं, ठीक है, जैसे आप यूकेलिप्टस के पेड़ उगा देते हैं, यही सब नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। ये नॉट नेट सोन एरिया में नहीं इंक्लूड होते हैं। अभी बताऊंगी मैं नॉट नेट सोन एरिया क्या होता है, ग्रॉस सोन एरिया क्या होता है। फिर आपका क्या, कल्टिवेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि एक ऐसी कल्टिवेबल वेस्टलैंड जिसे हम चेंज कर सकते थे लेकिन वो 5 साल से खाली पड़ी है, इसलिए वो अब बंजर के समान हो गई है, हम उसे इसमें इंक्लूड करते हैं लैंड यूज में। फिर आपकी फैलो लैंड्स की हम बात करें तो मैंने भी बताया था फैलो लैंड्स क्या होती है, जिसपे हम प्रोडक्शन करते हैं लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी को रीगेन करने के लिए हम खाली छोड़ देते हैं। तो इसमें आपका करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि करंट फैलो वही हो गई जो अभी बात करी थी। हम बात करते हैं कि अदर देन करंट फैलो जो 5 साल से, मतलब पिछले 1 से लेके 5 साल से आपकी खाली पड़ी है, ठीक है, अब हम उस लैंड को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। फिर नेट सोन एरिया सोन मोर देन वंस इन ए एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज क्रॉस सोन एरिया, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया जब 1 साल में उसमें 1 से ज़्यादा क्रॉप आपकी उगाई जाती हैं तो वो नेट सोन एरिया में आता है। यानी कि आपने क्या किया, उसमें 1 से ज़्यादा फसल उगा ली तो वो पर्टिकुलर उसमें कितना आपकी प्रोडक्टिविटी हुई, कितना एरिया उसमें सोन हुआ या कितना आपको उससे प्रोड्यूस हुई, वो आपका क्या हो जाता है, नेट सोन एरिया। और इसमें जब हम अपना और जो हमने क्रॉप प्रोड्यूस करी थी वो से भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो हमारा क्रॉस एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस टॉपिक को हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप क्या करेंगे, आप ये जो लैंड रिसोर्स वाला टॉपिक है इसको पढ़ेंगे और अपने जो इसका लैंड का डाटा है वो देख लेंगे, याद नहीं करना है आपको, सिर्फ देखना है, ठीक है।
कि कौन कौन सी लैंड है और इसमें ये ग्रॉस विनयार्ड, लैंड पेस्चर्स, ये क्या होते हैं, ये सारे आपको देखने हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ।